Namaste, myself Bhakti Shah, and we are here for 8th International Yoga Day celebration. Indian Yoga Association Gujarat chapter panel is here to talk on the subject Healing is Within, Yoga is the Way. And in our panel we have Acharya Birju Maharaj, Mauli Ben Baviskar, Nilay Bhai, Jheel Patel, Priyank Bhai, and Niyati. My first question is for Acharya Birju Maharaj. Sir, how does yoga improves mood? हाँ भक्ति जी, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आजकल लोगों को बहुत ही समस्या है अपने मूड के संदर्भ में, क्योंकि मूड स्विंग्स अभी बहुत हो रहे हैं। सिचुएशंस डिमांडिंग है, लाइफ थोड़ा चैलेंजिंग है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं, इसलिए हमारे मूड भी स्विंग करते रहते हैं। बहुत से सिचुएशन ऐसे जीवन में जहाँ पर हमें अपने मूड को बनाए रखना ज़रूरी होता है, नहीं तो काम में ध्यान नहीं होता है, हमारा सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन नहीं होता है जीवन में। तो इसके लिए योग के पास बहुत सारी क्रियाएं हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आप अपने जीवन में उतारें। हर एक रात सोने से पहले योग निद्रा करके सोए, जिससे आप पूरी रात योग निद्रा में रहोगे, तो जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपका प्रोग्रामिंग परफेक्टली एग्जीक्यूट कर पाए। और सुबह उठकर आप वमन, विरेचन, धौती, ये सब क्रियाएं करके अपना शुद्धिकरण कर लो, तो आपके शरीर के अंदर के जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है वो सर्काडियन रिदम में आ जाएंगे। आप ब्राह्म मुहूर्त में उठकर अब ये सब क्रियाएं करके, योग करके, फिर आप अगर अपना जीवन शुरू करते हो तो एक सर्काडियन रिदम बनता है, उसके अंदर आपके बायोकेमिस्ट्री आपकी अच्छी तरह से मेंटेन होती है। हमारा जो मॉर्निंग जो होता है ना, वहाँ प्रोग्रामिंग होता है, और वो प्रोग्रामिंग के अनुसार ही पूरे दिन हमारा प्रोग्राम जीवन का चलता है। तो अर्ली मॉर्निंग योग करने से आपका प्रोग्रामिंग प्रॉपरली सेट हो जाएगा और लाइफ टाइम के लिए आप अच्छे मूड में रह सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सो आपने बहुत ही अच्छा मूड ठीक करने का नुस्खा बताया। एक तो सबसे अच्छा, सबको अच्छा लगेगा योग निद्रा करने का, शवासन करने का, और मॉर्निंग रिचुअल्स में थोड़ा हमको क्रिया डालना है, योगिक क्रिया। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू द मौली जी, हाउ डज नाद एंड और साउंड हील? भक्ति जी, आपने जो सवाल पूछा है, हम योग के मूड से लेके अभी सीधा नाद पे जा रहे हैं। नाद की जब हम बात करते हैं, साउंड या नाद की उत्पत्ति, हम सबकी उत्पत्ति नाद ब्रह्मन में से हुई है। सो द सबस्ट्रैटम ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज साउंड, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट हीलिंग विथ साउंड, when we align to our natural frequencies, the healing happens automatically. So जैसे हम संगीत में 7 स्वरों की बात करते हैं, तो जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या फिर हम गा रहे हैं, तो जब सुर अच्छा लगता है तब वो संगीत सुरीला लगता है, मधुर लगता है, मन को प्रिय लगता है। वैसे ही जब हम अपनी ही फ्रीक्वेंसी में ट्यून इन हो जाते हैं, हीलिंग उसका आउटकम है। तो उसका नाद, जैसे हमारे संस्कृति में योग अभ्यास में आप देखें तो नाद योग जिसे कहते हैं, या फिर मंत्र योग, जपा योग, इन सब का बहुत ज़्यादा महत्व है। और हर एक कोई भी प्रकार का आप योग ले ले, एवरीवेयर साउंड इज़ ऑलवेज एट द पार इम्पॉर्टेंस, एंड हीलिंग विथ साउंड इज़ ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक, बिकॉज काम जो है वो ट्यूनिंग का है। ट्यूनिंग इन हो गया, हीलिंग ऑटोमेटिक है। थैंक यू माउली फॉर द वंडरफुल आंसर। बिकॉज व्हेन आप जब बता रही थी तब मुझे मेरे दिमाग में आया कि हमारा प्राण भी एक नाद है, राइट? सो या वी लिव एंड सर्वाइव थ्रू द नाद। एक आवाज़ से ही ज़िंदगी चलती है। थैंक यू वेरी मच। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ टू नीलय मेहता, एंड माई क्वेश्चन इज़ हाउ वी कैन लिव बेटर एंड हेल्दी लाइफ थ्रू योगा। हम ऐसा हमारे लाइफ अच्छी बनाने के लिए और हेल्दी और तंदुरुस्त बनाने के लिए हम योग कैसे हमारा महत्वपूर्ण है? नमस्कार भक्ति बहन, आपके क्वेश्चन का जवाब कुछ इस तरह से मैं देना चाहूँगा कि बहुत सारे एस्पेक्ट है जो हमारे
हम क्या करते हैं अभी रियल लाइफ में, मटेरियल एस्पेक्ट में जीते हैं। तो रियल हमको करना क्या है, कॉन्शियसनेस की तरफ जाना है। तो कैसे जाएंगे कॉन्शियसनेस की ओर? तो सबसे पहली बात तो एक बेहतरीन कहावत है कि मास्टर कैन क्रिएट अनदर मास्टर। तो पहले तो आपको एक अच्छे योगा मास्टर के पास जाना पड़ेगा और अपने बॉडी के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, जैसे गुण है हमारे प्रकृति के, और प्रकृति के गुण के हिसाब से हमको सब योग की क्रिया, आसन, बंद मुद्रा, प्राणायाम जो भी है योग के, जो हमको बताए हुए हमारे ब्रह्म ऋषियों ने, उसके प्रति हमको आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। तो एक्चुअली होगा क्या है कि सुबह उठते हैं, कैसे पता नहीं कैसे किया नहीं किया, नहाए धोए, खाना खाया नहीं खाया, ऑफिस चल पड़े, आए वापस थक गए, रात को थोड़ा टीवी देख लिया, सो गए। क्या हुआ? आया रेलोल गया रेलोल, क्या हो गया? ये 24 घंटे ख़त्म हो गए। तो एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा है कि योग की थोड़ी बहुत जो एक्सरसाइज, प्राणायाम और जो आसन, जो हमको रियल हमारी प्रकृति के हिसाब से करना है, कफ, पित्त या वायु के हिसाब से, तो उसको हम कहाँ जाएंगे? तो रियल हमारे जो मेंटर होंगे, योग के जो गुरु होंगे, उसके पास जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि सही मायने में हमको क्या करना है। क्लिनजिंग, पहले क्लिनजिंग आता है। योग में कहा है कि षट क्रिया से हम क्लिनजिंग करके उसके बाद हमको सब आसन, प्राणायाम और सब योगिक जो भी करना है हमको एक्सरसाइज, और उसके बाद में हमारी लाइफ के जो स्टेप बाय स्टेप हमारे हावर्स है, उसको हम कैसे मैनेज कर पाते हैं। एक्चुअली ये जो है ना, वो सबसे टफ एस्पेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम करना कुछ चाहते हैं लेकिन वो टाइमिंग सेट नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या होता है कि हमारा ब्रीथिंग और हमारी एनर्जी जो होती है वो इनबैलेंस होती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए ही हमको ये योग करना है। ओके, थैंक यू। थैंक यू नीलय भाई, आपने बहुत ही अच्छा बताया हमें, और आपने प्रकृति के बारे में भी बताया, राइट। सो इन योग वी नो कि प्रकृति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज अवर ह्यूमन बीइंग इज़ इनटू 3 प्रकृतिज, कफ, पित्त एंड वात, और एक भी इम्बैलेंस हो जाता है तो शरीर का हार्मोन्स बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस के वजह से रोग की शुरुआत हो जाती है। सो गुरुजी, कैन यू प्लीज़ हाईलाइट कि कफ, पित्त, वात प्रकृति के हिसाब से अगर इम्बैलेंस आ गया तो हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या उसका असर होता है? हाँ भक्ति बहन, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रकृति अपने आप को पुरुष के द्वारा ही प्रदर्शित करती है, और उसके त्रिगुण जो हैं वो पुरुष के जीवन में परावर्तित होते हैं। जैसी प्रकृति वैसा ही जीवन। तो प्रकृति जो अपनी कॉन्शियसनेस को, इंसान की कॉन्शियसनेस को यूज़ करती है, वो अपना एक रंग दिखाती है। तो उसका कौन सा रंग है उसको पहले समझना पड़ेगा कि वी आर ड्रिवन बाय मटेरियल वर्ल्ड, और कॉन्शियसनेस ड्राइव्स द वर्ल्ड टुवर्ड्स द मटेरियल, राइट, और वेदर इट कैन कंट्रोल इट और नॉट। तो पहले तो हमें हमारी खुद की अंदर की प्रकृति को समझना पड़ेगा कि मेरी प्रकृति की डिमांड क्या है, राइट। और वो प्रकृति की डिमांड है अगर जो विषयों में हमें ले जाती है, जो धीरे धीरे हमारा डाउन रेगुलेशन करती है, हमारे जीवन को डाउन रेगुलेट करती है और बहुत सारे बंधनों में बांध देती है, तो वो प्रकृति को हमें योग के द्वारा नियंत्रित करना है, और वो प्रकृति हमारे चैतन्य के अनुसार बिहेव करे। ये योग का एक फोकस होता है कि योग के अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे कि जिससे हम अपनी प्रकृति को, अंदर की प्रकृति को चेंज करके कॉन्शियसनेस की तरफ को उसको डाइवर्ट करेंगे। सो जैसे प्रकृति चाहती है वैसे नहीं करना है, जैसे कॉन्शियसनेस चाहती है वैसे करना है। तो ये तीनों गुणों से ऊपर उठकर इंसान को प्योर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में आने के लिए ये योग शास्त्र बताता है। अगर ऐसे हो गया तो आपकी हेल्थ इतनी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप सत्वशाली हो जाएंगे, और सत्व के अंदर कोई अवगुण, कोई अवरोध, कोई अंतराय, कोई व्याधि नहीं है। तो सत्व जो है प्योर कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, डिवाइन फॉर्म है, तो उसमें आपको ये योग ले जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका। थैंक यू आचार्य जी। सो बेसिकली हमें सात्विक प्रकृति के और जाना है फॉर आवर मेंटल पीस एंड मेंटल हेल्थ। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू झील पटेल. Zeal, in chronic disease,
how yoga can be helpful? भक्ति बहन ने बहुत ही महत्व क्वेश्चन पूछा है कि क्रॉनिक डिजीज़ में योग का क्या महत्व है। तो जैसे ही बीरजू सर ने समझाया कि प्रकृति के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हमें इनसाइड विदिन। तो जैसे हम डिजीज़ की बात करते हो तो डिजीज़ को हम 2 पार्ट में करते हैं, तो लास्ट में ईज़ रहता है। तो वो ईज़ हमारी लाइफ में कैसे आएगा? थ्रू योग, क्योंकि योग है वो हमारी जीवन शैली के साथ जुड़ा हुआ है। अब जब हम डिजीज़ की बात करते हैं तो वो जब तक हम रूट में नहीं जाएंगे तब तक डिजीज़ पता नहीं चलेगा क्या है। और आज हम क्या कर रहे हैं कि हम रूट में नहीं जा रहे हैं, हमें बस फिजिकली अपीयर हुआ तो हमने बस उसको ही ट्रीट किया, पर जो रूट में है, जो हमारी एक्चुअली कॉन्शियसनेस, जो जीनोम है, जो हीलिंग है हमारे विदिन, उसको ब्रेक कर देता है, उसके ऊपर आवरण लगा देता है, मार्क्स आ जाते हैं। तो उसके कारण वो क्रॉनिक डिजीज़ फिर आगे आगे बढ़ता जाता है। तो योग में योग करने से वो जो ईज़ है डिजीज़ में से हम ईज़ की तरफ जाते हैं। Jill, thank you very much. So मेरे दिमाग में ये आ रहा है, how the नाद helps in this chronic disease? Is there any way like नाद can be helpful, Mauli? Zeal is talking about chronic disease जो कंटिन्यूसली लंबे समय से हमको डिसईज़ में रख रहा है, वो कंडीशन की बात है। और जब हमने पहले नाद की बात की, भक्ति बहन आपने एक अच्छा पॉइंट लिया था कि द होल लाइफ, इवन आवर ब्रेथ इज़ अबाउट साउंड, इज़ अबाउट नाद। तो हमारे श्वसन क्रिया का जो नाद है तो एक रिदम है, एक लयबद्ध, थ्रू आउट द लाइफ हमारी श्वास जो है वो एक लय में चलती है। वैसे एक लय में नहीं चलती, इसीलिए क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं। बट क्रॉनिक डिजीज़ स्पेशली जब बात करते हैं तो फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ एंड द साउंड ऑफ योर ब्रेथ is what will bring you back into your rhythm that you have gone out of sync. So I would say कि जैसे आपको पता होगा कि सोहम एक मंत्र है जो हमारे सांसों की, जो हर एक आते जाते सांस की आवाज़ है, उसके ऊपर हमने ध्यान किया। सो ये कॉन्स्टेंटली एक बैकग्राउंड में, वैसे ये साधना का विषय है बट आप सीख सकते हैं एंड इट कैन स्टे इन द बैकग्राउंड। ये आपको हेल्प करेगा, एक सूत्र की तरह बांधे रखेगा एक लय में, और ये लय जब तक आप पकड़े हैं यू विल बी हेल्दी। Mauli, excellent answer and soham. So like अगर आप बोल भी नहीं सकते बैकग्राउंड में सोहम का म्यूज़िक भी रखते हैं तो भी चलता है। और I think when you correct your breathing, you are completely healthy. So the pranayam part, you need to work on your pranayam, you need to work on the breathing, practice pranayam every day. Thank you very much. And my next question is going to go on Priyank. Priyank ji, yoga and holistic approach, your opinion on it? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भक्ति जी। होलिस्टिक अप्रोच ऑन योगा, आज हम देखें तो हम योग कर ही इसलिए रहे हैं कि हमारी फिज़िकल फिटनेस जो है वो ठीक हो, पर ये सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल लेवल तक नहीं है, होलिस्टिक अप्रोच है, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिज़िकल, इस तरह और सोशल भी। अगर हम इनमें से किसी एक विभाग में, जैसे अभी हम फिज़िकल लेवल पे बहुत काम कर रहे हैं, बहुत आसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, शायद प्राणायाम भी कर रहे हैं, पर अगर हम मेंटल लेवल पे कुछ काम नहीं कर रहे, ठीक है, और ना हम सोशल कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो ये जो अप्रोच जो है होलिस्टिक अप्रोच वो फुलफिल नहीं होगा। योगा जो है वो लिविंग ट्रेडिशन है। ऐसा नहीं है कि हमने 24 घंटे में 1 घंटा योग किया और फिर बाकी के घंटे हमने अच्छे से जीवन बिता दिया। ये जो है उसको हमने जीवन में आत्मसात करना है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा ही योगा करेंगे और बाकी के टाइम में हम मन भाए ऐसा खाना खाएंगे या फिर ऐसा बर्ताव करेंगे, तो जो वो 1 घंटे की असर है वो हमारे जीवन में या हमारी बॉडी में पूरी तरह से होलिस्टिक वो अप्रोच वहाँ पे काम नहीं आएगा। इसलिए मेरा ऐसा ओपिनियन है कि
योग जो है हमें 100% हॉलिस्टिक अप्रोच देता है, पर सिर्फ हमें उसको पूर्णतः करना है। सिर्फ आसन नहीं करने हैं, सिर्फ प्राणायाम नहीं करना है। यम नियम से लेके आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तक के जो ये लिम्स है योग के, अष्टांग योग के, वो वहाँ रूट तक हमें जाना है। अगर हम सिर्फ आसन और प्राणायाम में ही अटके रहेंगे तो जो वो हॉलिस्टिक अप्रोच है जो पतंजलि ऋषि ने जो हमें इतने सालों पहले दिया था, उसको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। प्रियंक भाई पंचाल ने हमने होलिस्टिक अप्रोच योग का बताया कि योग इज़ नॉट अबाउट 10-15 मिनट्स और 1 आवर। योग इज़ द वे टू लिव, यू नो। योग का मतलब ही होता है टू यूनाइट योर सेल्फ, योर इनर कॉन्शियसनेस टू द सुपर कॉन्शियसनेस. So I would definitely like some input on this subject from Shri Acharya ji. Yes, Bhakti, for sure. Thank you, Priyank, for the answer. Very wonderful answer. See, I will add on to that कि इन्होंने बताया जो यम नियम का पालन, जो महर्षि पतंजलि ने जिस पर बहुत स्ट्रेस दिया है, हमारे जो मल हैं जो प्रकृति के द्वारा, तमस के द्वारा हमारे अंदर इनपुट किए जाते हैं, जब तक वो साफ़ नहीं होंगे हम यम नियम का पालन ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो हमें सत्व अंदर से बाहर की तरफ लाना है। सो देर आर 2 aspects टू इट, फ्रॉम इनसाइड आउट टू इम्प्लीमेंट योगा, फ्रॉम इनसाइड आउट एंड टू इम्प्लीमेंट योगा फ्रॉम आउटसाइड इन। सो कॉन्शियस अप्रोच जो है वो आउटसाइड इन है और सुपर कॉन्शियस अप्रोच जो है वो इनसाइड आउट है। तो हमें दोनों को मिक्स करके हमें जीवन के हर एक पहलू को यम नियम के आधार पर चेक करना पड़ेगा कि क्या ऐसा मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे जीवन में होता है जिससे मेरे अंदर की शांति हनन हो जाती है, शांति डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि होलिस्टिक हेल्थ का अर्थ है टोटल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस जैसे बताया प्रियंक जी ने। तो स्पिरिचुअल वेलनेस जो है वो तब बनती है जब हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ अच्छी हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो महर्षि पतंजलि ने एक ही चीज़ में दे दी है, यम, और यम के तरफ ले जाने वाले नियम। यम का मतलब है जो हमारे सार्वभौम महाव्रत हैं उनका पालन, जो हर एक व्यक्ति को अंदर से करने की एक कमांड मिलता है पर वो कर नहीं पाता है। तो व्हाट इज़ दैट मेक्स अस मेक आवर लाइफ फजी, राइट। ये सब इस पर क्यों हमें फंसा देते हैं? तो ये फंसाते हैं हमारे जीवन में मटेरियल विषय जो होते हैं जिसके प्रति हम लालायित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, वो विषय हमें इन नियम के पालन से दूर ले जाता है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए महर्षि पतंजलि ने जो 8 अंग बताए हैं उसमें से 6 अंग जो है प्रैक्टिकल अंग जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन से बाकी के 2 अंग का एग्जीक्यूशन होता है। जैसे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनके इम्प्लीमेंटेशन से जीवन में यम का पालन अपने आप शुरू हो जाता है और प्रकृति का प्रभाव जो कॉन्शियसनेस पे पड़ा है, हमारा डिवाइन कॉन्शियसनेस के ऊपर जो पड़ा है वो निकल जाता है और हम डिजीज़ फ्री लाइफ, क्रोनिक डिजीज़ में तो पूरा ज़िंदगी ये रोग में रहते हैं इंसान। सो डिजीज़ फ्री लाइफ जीने के लिए हमें जो सत्य की तरफ जाना है, अहिंसा की तरफ जाना है, उस मार्ग पे हमें ले जा सकता है। सो महर्षि पतंजलि ने बहुत वेटेज दिया है क्रोनिक डिजीज़ के लिए, तो उन्होंने बहुत सारी बातें की है। पूरा पतंजलि योग सूत्र जो है वो एक मैनुअल है ऑटोजीन थेरेपी का कि हाउ यू कैन ब्रिंग द चेंजेस फ्रॉम इनसाइड आउट, राइट। और अष्टांग योग उन्होंने दोनों मार्ग दिए हैं। अष्टांग योग के प्रभाव से भी आप आउटसाइड इम्पैक्ट भी कर सकते हो। सो जो एपिजीन जो है बाइनरी वे में एक्सप्रेस करता है वो इस तरह से होता है कि बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ दोनों गति क्रियाएं चलती है और उसका जो क्रियाएं चलाने का काम है वो योग करता है। तो अगर योग आपके हाथ में है तो ये दोनों क्रियाएं आपके हाथ में हैं। सो योग आप अपने आत्मसात कर लो, अपने हाथ में ले लो, तो आपका जीवन आपके हाथ में आ जाएगा, आपके डिजीज़ क्योर हो जाएंगे और परमानेंटली वो डिजीज़ वापस आएंगे नहीं। Thank you very much, sir. Our next speaker is she is a student, master students. तो हम नियति भावसार को क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। स्टूडेंट लेवल पे हमको थोड़ा जानना है। नियति, what kind of mental health you see around in your university? Yes, Bhakti ji. So in universities it is most commonly seen that students are mentally not very much health just because they are dealing with so many things. They have their
studies, educations, examinations. Also they are dealing with extracurricular things like their relationships. They have to deal with their families and other issues as well, which are not very important, but still they are dealing with it. So we can say that mental health is very much not satisfied during the university period of their life. Okay, Niyati, can you just tell me, do you see youth, young generation doing yoga in the like your age group? How popular yoga is in your age group? Are they practicing yoga, or are they aware of this type of like therapy, or like you know? Yes, so while we consider the aspect of university students or in the student life with relation to the yoga, not maximum of the students are aware about it, or not many of them are practicing. Yes, we can see rare of them practicing yoga and learning this thing, and also they are living their life in a balanced manner, that is called work-life balance. They are doing equally good at their life as well as their work, but it is not profoundly seen that university students or college students do emerging into yoga and they do some good practices like yoga just because they are into their trends. They don't follow this thing, they consider it as traditional, and they don't know the importance of yoga, how can they influence their life. So they are not much practicing, but those who are practicing have very good productivity in their cells. Yes. Thank you, Niyati. And we are listening totally now a different aspect of youth not aware about this beautiful concept of yoga. We should, I think we should do something on this matter, and how yoga can be popular among the youth. If Birju Acharya can give some highlight on it, you know. Yes, youth certainly requires yoga, because the highest level of stress, competition, there is a cutthroat competition outside there. इतने स्ट्रेस में अगर कोई इंसान को ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ जाता है और डायबिटीज़ नहीं आ जाता है, तो हमें आश्चर्य होता है कि क्यों नहीं आता है, कितना इतना स्ट्रेस है और इतना डिमांड, इतना चैलेंज है। तो उसको योग इसीलिए करना है कि वो अपने स्ट्रेस को कॉम्बैट कर पाए, अपने स्ट्रेस को कम कर पाए, और ये तभी संभव होगा जब आप आज के यूथ को पता चलेगा कि योग एक साइंस है, योग एक टेक्नोलॉजी है। जब तक उसको हम फिलोसॉफी बनाकर प्रेजेंट करते रहेंगे, उनको ऐसा ही लगेगा कि ये स्पिरिचुअल पाथ इज़ नॉट माय पाथ, और व्हाई आई नीड योगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू फॉलो द यम एंड नियम। तो मुझे क्यों करना है? सी, हमारा जो नज़रिया है ना, थोड़ा उल्टा है। हमें उसको फिलोसॉफिकली प्रेजेंट करके साइंटिफिक उसका फीडबैक मांगते हैं कि हम उसको चाहते हैं कि उसका डिजीज़ रिवर्स हो जाए, पर उसको डिजीज़ रिवर्स कैसे होगा वो पहले समझाओ, उसका स्ट्रेस कैसे वो कॉम्बैट कर पाएगा उसको वो समझाओ, कि एक्चुअली सेलुलर लेवल पर, आपके मेंटल लेवल पर, इनर सिस्टम लेवल पर, न्यूरोमस्कुलर लेवल पर, एंडोक्राइन लेवल पर क्या क्या असर होते हैं योग के, और किस तरह से काम करता है योग। अगर ये पता चलेगा, और बचपन में ही अगर सिलेबस में ये बातें, ये योग की बातें जो अंदर सिखाई जाएगी, तो आई एम श्योर कि पीपल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस। बिकॉज सी, आज स्ट्रेस से निजात कौन नहीं पाना चाहता है? कोई स्ट्रेस में रहना नहीं चाहता है, सबको आनंद करना है, लेकिन आनंद प्राप्त होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेस खत्म होता है और दूसरा स्ट्रेस शुरू हो जाता है। सो इट इज़ अ स्टैक ऑफ द स्ट्रेस। तो उस स्टैक को कैसे कम करना है, तो अंदर का हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कैसे बदलना है, उनको वो साइंटिफिकली सिखाना पड़ेगा। अब आप ऐसा बोलोगे कि योग निद्रा से आप रिलैक्स हो जाओगे, तो बोले मैं तो सोता ही हूँ ना, तो मुझे कहाँ योग निद्रा करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ऐसा बोलोगे कि अगर योग निद्रा करोगे तो आपके सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, डोपामाइन सिक्रीशन वो पीक पे आ जाते हैं। उसका रिसर्च हो चुका है, और वो रिसर्च बेस्ड आर्टिकल अवेलेबल हैं। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में देखो, आप नेट पे जाके ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट का रिसर्च करो, देखो, तो उनके रिसर्च में है कि ये एंडोक्राइन हार्मोन्स इस तरह से आते हैं, और किस तरह से आते हैं वो अगर आपको डीपर जाना है तो महर्षि पतंजलि योग सूत्रों का जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है वो प्रदर्शित करना पड़ेगा। सो हमें पूरा अप्रोच बदलना पड़ेगा। स्पिरिचुअल वे में तभी जाता है इंसान जब वो अंदर से खुश है, संतुष्टि है, अंदर से आनंदित है।
वो भाग के जाता है कि मैं बहुत स्ट्रेस में आ गया हूँ, मुझे हज़ारों रोग हो गए, अब मुझे स्पिरिचुअल बनना है। दैट इज़ नॉट द आइडियल टाइम टू बी स्पिरिचुअल और नॉट द आइडियल सिचुएशन टू बी स्पिरिचुअल। जब आपके पास पूरी शक्ति है, आपके पास पूरी संभावनाएं हैं, तब स्पिरिचुअल बनना है। स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है कि आपकी 100% संभावनाएं आप खिला के आप पूरी दुनिया के लिए सत्कारवादी हो जाओ, इसको स्पिरिचुअल लाइफ बोलते हैं। तो आप कब दूसरे के यूज़ में आओगे? जब आप अपने आप में परफेक्ट हो जाओगे। सो ये अप्रोच जो है ना, तो थोड़ा रिवर्स अप्रोच है। हमें बच्चों को अगर सिखाना है तो बच्चों को हम सब कुछ साइंटिफिक सिखाते हैं और एक ही चीज़ है वो फिलोसॉफिकल वे में ले जाते हैं। अब यहाँ पर सत्य क्यों पालन करना है उसका उनको कोई पता नहीं है कि सत्य का पालन क्यों करना है, क्योंकि सत्य का पालन जो है वो हमारा शरीर अंदर से खुद चाहता है। और वो कैसे चाहता है, वो बायोकेमिकली कैसे चाहता है, आनंदमय कोश में कैसे वो अपने आप को स्थिर करना चाहता है, वो हमें समझाना पड़ेगा। तब जाके यूथ में ये प्रचारित होगा। और आई एम विथ ऑल माई हार्टिली विश कि मैं बच्चों के लिए काम कर पाऊँ, क्योंकि बच्चों के अंदर देवताओं का वास होता है। जो मटेरियल वर्ल्ड उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ा नहीं होता है, तो हम उसको जल्दी से निकाल सकते हैं और उसको चैतन्य स्वरूप बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत क्लियर हमें आंसर मिल गया है। तो यूथ को अगर इन्वॉल्व करना है तो वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड द साइंटिफिक अप्रोच। वी नीड टू मेक इंटरेस्टिंग ऑल्सो। योगा को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा और उसके साथ साथ उनके बेनिफिट्स, उसको कितनी हद तक उनको बेनिफिट करने वाला है, नॉट लॉन्ग टर्म बट शॉर्ट टर्म, वो हमें उन लोगों को बताना पड़ेगा और रूट लेवल से योग को डालना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस नाइस आंसर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी विथ मौली। व्हाट इज द रोल ऑफ जपा साधना इन योगा, मौली? एंड मौली, इवन यू कैन इफ हाईलाइट कि नाद जो हमारा है, साधना है, जप है, वो भी अगर यूथ को कैसे हम टच कर सकते हैं, तो प्लीज़ bring some highlight on that also. भक्ति जी, इन कंटिन्यूशन लेट्स स्टार्ट विथ यूथ फर्स्ट, बिकॉज उसी टॉपिक का अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है। जैसे आचार्य जी ने कहा कि साइंटिफिक अप्रोच से अगर हम रीच आउट करते हैं, आई एक्सटेंसिवली वर्क विथ टीनेजर्स, विथ चिल्ड्रन। मैंने एक चीज़ देखी है कि आपको उनसे नाद योग करवाना है या कुछ भी करवाना है, आपको एक बेस लाइन है टू विन देयर ट्रस्ट। एक बार आपने उनको वैल्यू क्रिएशन कर दिया, जो भी आप सिखाना चाहते हैं, उसके बाद आई थिंक दे आर ईजीएस्ट पॉपुलेशन टू डील विथ। अडल्ट्स के साथ बहुत सारे अवरोध आते हैं, प्री कंडीशनड रहते हैं, उनके हार्ड वायर्ड बिलीफ सिस्टम्स रहते हैं। टीनेजर्स स्पेशली, दे आर डिफ़िकल्ट इनिशियली, they just feel like tough nuts to crack. पर एक बार you win their trust, you give them the reasons, or like Acharya ji said, the science behind what you are doing, why you are doing. Also some research papers. This is a very, it always works. So you give them some research paper and the links, and when they go through that, that's when they realize the potential of this practice. एक बार ये उनका विश्वास हमने जीत लिया, देन आई थिंक दे आर द बेस्ट पॉपुलेशन टू वर्क विथ। व्हेन इट कम्स टू जपा योगा, सो बच्चों के साथ तो दे लव चैंटिंग, स्पेशली द यंगर चिल्ड्रन। हमारे जब चिल्ड्रन वर्कशॉप होते हैं तो मंत्र साधना में दे आर जस्ट फैंटास्टिक। टीनेजर्स में कभी कभी उनको मंत्र को वो रिलीजन के साथ इक्वेट करते हैं और एक थोड़ा सा उनका एज ऐसा है, तो वी कैन यूज़ बीज मंत्रस या वी कैन यूज़ साउंड्स और नादस विच डू नॉट हैव लिंग्विस्टिक मीनिंग, तब जाके वो ईज़िली करते हैं। ओम बोलते हैं, उसकी जगह अगर आकार, उकार और मकार की साधना करवाई, बहुत सिंपल, they will readily do this. So this is about the younger children that we are talking about. But जैसे आपने जप साधना के बारे में पूछा, so in general what is the impact of जप? जप किस चीज़ का करते हैं? योग साधना के कॉन्टेक्स्ट में हम कह रहे हैं, वैसे तो हम नेगेटिव थॉट्स का भी जप करते हैं, बट जब हम साधना की बात करते हैं, इट इज़ वी टेक अ मंत्र और अ पर्टिकुलर साउंड,
और उसका रेपिटेटिव उच्चारण वैखरी में हो या फिर मानसिक हो वो बाद का बात है, बट यू आर रेपिटेडली स्टडिंग और रिपीटिंग अ पर्टिकुलर साउंड। खास करके जब मंत्र की बात करते हैं, मनानात् त्रायते इति मंत्रः, मन को एक एक्सपेंसिव कॉन्शियसनेस में जो स्थिर कर सकता है या फिर मन को कंट्रोल में लाने का लिए जो मदद कर सकता है, इसे मंत्र कहते हैं। ये मंत्र जब उच्चारण शुद्धि के साथ विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशन जब उसका चैंटिंग होता है, इट ब्रिंग्स अबाउट a particular deep seated part of your consciousness comes awake। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रैक्टिस है, और स्पेशली जब आप कोई मंत्र को रिपीट करते जाते हो, जप चलता है उसका, तो कॉन्शियसली आपके टू अंडरस्टैंड ईजिली आपके ब्रेन का कोई एक पार्ट है जिसके ऊपर ये साउंड काम कर रहा है। रेपिटेडली you are invoking that part, you are creating a neural connection with that part, you will bring about transformative changes at a very deep level। तो जप का महत्व तो बहुत है। जैसे आप मंत्र को अभी अगर हम छोड़ दें, आप देखिए, आप दिन में सुबह उठते हैं, आपका पहला जो थॉट होता है, या फिर कभी आपने कोई फिल्म का सॉन्ग सुन लिया और वो अटक जाता है आपके मन में, वो चलते रहता है। अगर हम ये कॉन्शियसली कर सकते हैं तो हम मेजरली ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं हमारे अंदर। थैंक यू मौली जी। और ये सब मंत्र और जो अक्षर जो हम योग में चुनते हैं वो स्पेसिफिकली बनाए हुए हैं मेरे हिसाब से। सो वो स्पेसिफिकली इसी तरह से इफ़ेक्ट करते कि हमारा बॉडी हेल्दी बने, मानसिक रूप से हम तंदुरुस्त और पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे में आए। थैंक यू वेरी मच। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ गोइंग टू गो टू द नीलय भाई। नीलय भाई, हाउ कैन योगा हेल्प इन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन इन पर्टिकुलर? डिप्रेशन और स्ट्रेस को दूर करना है तो सबसे पहले होता क्या है, हमको खुद की लाइफस्टाइल पे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितने बजे सोता हूँ, कितने बजे उठता हूँ। और दूसरी बात कि आप कितनी भी लग्जरियस फैसिलिटीज़ में रहते हो, घर में सबसे अच्छी लग्जरियस फैसिलिटीज़ वाला घर है, लेकिन आपकी ड्रेनेज ख़राब है तो गंदगी है तो रह पाओगे नहीं। तो पहले क्लींजिंग करना ज़रूरी है, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात, जब फिजिकल आपका ठीक होगा तो थोड़ा मेंटल भी आपको उसका फ़ायदा सीधा पहुंचेगा। तो उसके दूसरे एंगल से हम देखते हैं तो अभी तक क्या होता है, इंसान जो थॉट्स है ना, वो थॉट्स के अंदर डूब जाता है, और थॉट्स में ही डूब के फिर क्या करता है, वो अंदर वो घूमता रहता है, और फिर ऐसा सोचता है कि यार मैंने ये गलती करी, अरे सॉरी। एक्चुअली वो ऐसा नहीं सोचता है कि वो थॉट्स को मुझे पॉजिटिव थॉट से दूर कर देना है। कोई भी नेगेटिव थॉट्स आता है तो उसको पॉजिटिव थॉट से उसको दूर करना है। ये सबसे पहला एग्जाम्पल है कि अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आया, अगर मैं रोड से जा रहा हूँ व्हीकल लेके, तो मुझे ऐसा होगा कि यार कोई टकराएगा 100% टकराएगा, क्योंकि मैंने डिसाइड किया हुआ है। अगर उसके सामने मैं रुक जाऊँगा 2 मिनट और बोलूँगा यस कुछ नहीं होगा, आई एम ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं अपने सीधे मार्ग पे सीधे से निकल जाऊंगा। तो ये सबसे पहली बात है कि हमको मेंटली पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, थॉट्स पॉजिटिव लाने हैं, और पॉजिटिव थॉट्स के साथ लाइफ को बिल्कुल हंसते खेलते गुजार देना है। 70-80 साल के लीज पे आए हैं, 28 से 30 साल नींद में और दूसरी क्रिया में चले जाएंगे। 15-20 साल आए, वहाँ गए, यहाँ गए, तो जिए कितने साल, आनंद के साथ कितनी अच्छी पल बिताए। तो सच्चे सुख, शांति और आनंद की अनुभूति कब होगी? जब आप स्थिरता प्राप्त करोगे। कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो पहले स्थिर हो जाओ। जो इनबैलेंस है ना, वो उसका सब हिलता ही रहेगा, लेकिन जो बैलेंस है ना, पहाड़ कभी इतनी भी विषम परिस्थितियों में भी पहाड़ स्थिर रहता है। तो हमको वो पहाड़ जैसा बनना है, तो कैसे बनेंगे? उसके लिए 2 मोटिवेटर चाहिए लाइफ में। 2 ऐसे इंसान को चुनिए आप या मैं खुद,
कि मेरे घर के हो, बाहर के हो या मेरे फ्रेंड्स हो, कोई भी दो ऐसे मुझे खुद चुनना है, उसको हक देना है कि मेरी गलतियां बताओ आप, और उसको सुधारने के लिए मुझे खुद प्रयत्न करना है। तो पहले थॉट से बाहर आना है, पॉजिटिव थॉट्स को अंदर पॉजिटिव थॉट्स के मेरा अच्छा हो रहा है, मैं हेल्दी हूँ, आई एम फिजिकली एंड मेंटली फिट, जो भी आपको अच्छा लगे अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात, मेरे गुरुजी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बहुत अच्छी बात, यानी आप लिख लो, मेरे तो लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन किया था, शायद आपका भी हो सकता है। मेरे गुरुजी एक बात बहुत अच्छी बोलते थे कि श्वासों का मन पर, मन का श्वासों पर अधिकार होता है। तो बोले श्वासों का मन पर और मन का श्वासों पर अधिकार, ये कहाँ से हुआ? तो ये ऐसे हुआ कि जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो उसकी सांस बिल्कुल एकदम शॉर्ट चलती है, तो वो उसका डिसीजन पावर चला जाता है। तो उस टाइम पे अगर स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो वो बहुत कुछ अपना जो अगर नुकसान होता होगा तो एकदम कम हो जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर फिजिकल बॉडी मेरा स्थिर है तभी जाके मन शांत होगा, मन शांत होगा तभी जाके विचारों की गति थमेगी, रुकेगी, और विचारों की अगर गति थमेगी, रुकेगी, तभी जाके सच्चे सुख, शांति और आनंद की अनुभूति होगी, तभी जाके हृदय के भाव में, अनाहत में, वो ऋषि पतंजलि जी ने जो कहा है कि मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तचित प्रसादनमः। तो क्या है कि हमको खुद यहाँ से वो हमारे भाव आनंद के साथ हम कर पाएंगे। तो पहले आराम से, बिल्कुल स्ट्रेस से दूर होने के लिए बिल्कुल स्थिरता प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। तो ये योग में जो बताया है वो सबसे बेस्ट हो सकता है। थैंक यू नीलय भाई, आपने बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स देके हमें समझाया कि स्ट्रेस को और डिप्रेशन को आनंद में रहना है, दैट इज़ द की आई गेस। बट आई वुड ऑल्सो लाइक इनपुट फ्रॉम बिरजू आचार्य सर। आपको क्या लगता है सर इस बारे में, आप क्या बताना चाहते हैं? नीलय ने बहुत अच्छा आंसर किया। दुख दौर्मनस्य, अंग में जड़त्व और श्वास प्रश्वास, महर्षि पतंजलि ने बताया है कि ये सब हमारे कॉन्फ्लिक्टिंग जो चित्त है उसके जो आवरण आते हैं, उसके अवरोध आते हैं, उसके सहभू मतलब उसके साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम स्थिरता प्राप्त करते हैं तो ये सब चीज़ें जो है अपने आप ही चली जाती है। कैसे कि जैसे माया को प्रदर्शित होना है और माया को हम प्रदर्शित नहीं होने दे रहे हैं, हम स्थिरता प्राप्त करके एक जगह पर बैठ गए हैं, हमने कुछ भी नहीं किया, अपने आप प्राणों की गति शांत हो जाएगी, प्राणों की गति शांत होने से विचारों की गति शांत हो जाएगी, विचारों की गति शांत होने से हमारा जो नेचुरल प्रोसेस है, जो फिजिकल प्रोसेस है, वो उत्तरोत्तर अच्छा होता जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमें बिल्कुल महर्षि पतंजलि ने जो रास्ता बताया उस पर चलना है, लेकिन उसके लिए हमें तैयार होना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो हठयोग प्रदीपिका में और ग्रहण संहिता में हमें बताई है कि पहले तो अपने शरीर का मल दूर करो, राइट, क्लींजिंग करो, उसके बाद में आप अंग में अंग लाघव लाओ, अंग लाघव के द्वारा आप अंग में जड़त्व को दूर करो, श्वास प्रश्वास को अपने रेगुलेशन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपने हाथ में लाओ। सो सी, आप अगर कोई भी एक व्यक्ति को दो तरह से कंट्रोल करते हो तो पूरा कंट्रोल आता है, जैसे बाहर से और अंदर से। सो ये इनसाइड आउट और आउटसाइड इन दोनों ही कंट्रोल करना है, राइट। तो हमें दोनों एस्पेक्ट को देखना है, स्थिरता बाहर से भी प्राप्त, अंदर से भी प्राप्त करनी है, और बाहर से हमें श्वासों के ऊपर कंट्रोल भी लाना है, स्थितियों के ऊपर कंट्रोल लाना है, और एक जगह पर स्थिर खड़े रहना है या बैठ जाना है या सो जाना है। पर स्थिरता ये बहुत ज़रूरी है योग के अंदर। स्थिर सुखम आसनम, इसकी प्राप्ति, योग की प्राप्ति स्थिरता में सुख प्राप्त करने से ही होती है। Thank you very much, Birju Acharya ji, again for highlighting such a point, stress or depression ka. Our next question is going to go to Jheel Patel. If one wants to learn to do meditation, what is the process? ये भक्ति बहन ने जो बताया मेडिटेशन के बारे में, ये अभी ये ट्रेंड है कि हमको मेडिटेशन सीखना है,
पर सबको पता नहीं है ध्यान एक ऐसी अवस्था है जो गुरु के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। और बाकी आपको करना है तो उसको दो तरीके से हम देख सकते हैं, एक इनसाइड एस्पेक्ट और आउटसाइड एस्पेक्ट। इनसाइड में आप जैसे स्थिरम सुखम आसनम सर ने बताया, उस अवस्था में बैठ के आप सिर्फ आपके विदिन, आपके अंदर जो हो रहा है उसको देखना है और उसी में ही ध्यान हो जाएगा। क्योंकि हमारे शरीर में तो ध्यान चलता ही रहता है, सेल्स का है कि फिर सेल्स की इंटीग्रिटी का, वो ध्यान चलता ही रहता है, बस हमें उसको देखना है साक्षी भाव से। और एक है आउटसाइड, जैसे हम कोई भी आसन, अभी हम आसन करते हैं या प्राणायाम करते हैं तो हम सिर्फ आसन को 30 सेकंड करके छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। हम जब आसन करते हैं तो उसके बाद प्राणों पे ध्यान देना है, उसके बाद उस पर ध्यान करना है कि मैं कोई भी पोस्चर फॉरवर्ड या बैकवर्ड में जा रहा हूँ तो उसमें मेरा ध्यान होना चाहिए। तब मुझे पता चलेगा कि कौन से एंगल में, कौन से स्पाइन के वर्टिब्रा में उसका ध्यान, उस प्राण का और उस सेल्स का ध्यान हो रहा है। झील ने इंटरनल एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट की बात की, ऐसा भी बताया कि गुरु का है होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड इट इज़ अ ट्रेंड, आई एग्री विथ हर, कि सब पूछते हैं कि ध्यान की भी रीते करवाना, ध्यान कैसे होता है, मुझे मेडिटेशन सीखना है। शांति से बैठना है मेरे हिसाब से, पहले एक जगह पे बैठना सीखना पड़ेगा पहले ध्यान में जाने के लिए। और जो भी क्रिया करते हैं उसमें हमारा ध्यान होना चाहिए। ध्यान मीन्स टू बी इन्वॉल्व, टू बी देयर विथ योर सेंसेस, विथ योर बॉडी, विथ योर चेतना। Thank you very much, Jill. And my next question is going to go to Priyank. So, Priyank, very interesting question. How yoga works on physical health as well as mental health? What are the scientific reasons behind it? मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ ये कोई अलग नहीं है। मैं एक ही लाइन में इसका आंसर देना चाहूँगा कि जब हम योग का अभ्यास करते थे तब गुरुजी हमें कहा करते थे कि जब हम प्राण से, आसन से प्राण पे काबू आता है और प्राणायाम करने से मन पे काबू आता है, तो इसमें ही हमें समझ जाना है। पर इसके अगर हम आगे देखें तो आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं फिज़िकल लेवल पे। तो आसन करने से भी हम फिज़िकल हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं और प्राणायाम करने से भी हम मेंटल हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं। पर होता क्या है कि आजकल जो योग क्लास या योग वर्क चलते हैं उसमें सबको रोज़ कुछ ना कुछ नया चाहिए। एक आसन हमें रोज़ करना ही नहीं है, हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया चाहिए। इसकी वजह से ये पहली वजह है कि हमारा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, क्योंकि इच्छाएं अनंत है, इच्छा कभी ख़त्म होती ही नहीं है। आज एक इच्छा हुई, ख़त्म हुई, नेक्स्ट डे दूसरी इच्छा होगी। इसलिए पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन में कहा है कि सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, कि जब तक हम दृढ़ भूमि नहीं करेंगे ये अभ्यास, कोई भी हो, योग हो या फिर हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में कोई भी काम करते हो, सोशल वर्ल्ड में कोई भी, जब तक उसको हम दृढ़ भूमि से नहीं करेंगे, दीर्घकाल तक नहीं करेंगे, सत्कार से नहीं करेंगे, तब तक उसका जो रिजल्ट है वो हमें नहीं मिलेगा। तो जितनी फिज़िकल लेवल पे हेल्थ की ज़रूरत है उतनी ही मेंटल हेल्थ की भी इतनी ही ज़रूरत है। तो जब हम आगे भी हमने देखा कि हॉलिस्टिक अप्रोच इसका यूज़ करेंगे, कि लिविंग ट्रेडिशन है योग कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार कर लिया। जब तक ये हम समझेंगे तो इजीली हम फिज़िकल लेवल और मेंटल लेवल दोनों पे अच्छी से अच्छी हेल्थ प्राप्त कर सकेंगे। प्रियंक जी ने बहुत ही सही बताया। असंतोष रहता है हमें, कोई हमें बोलता है कि यहाँ तो इस तरह का योगा चल रहा है तो हमें लगता है कि अरे ये तो मैं नहीं कर रही हूँ। सो इस तरह का अप्रोच आ जाता है हमारी ज़िंदगी में और स्थिरता नहीं रहती है। सो स्थिरता लाने की ज़रूरत है मेंटल एंड फिज़िकल लेवल पे। हमें जो भी है उसमें संतोष लाने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिक आपका पूरा लाइफ एक लाइन पे आ जाएगा। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़ गोइंग टू गो टू नियति. Niyati is also master student of pharmacy. I think she has finished her masters. So it is very much appropriate. How yoga and allopathy go along with each other?
Yes, so while talking about yoga and allopathic science or medicines, it is apparently seen that yoga and allopathy are not contradictions, but I believe and it is seen that they are complementary to each other. When when it comes to yoga, we can see that it involves a discipline in person, and that discipline is not forceful. People learn that disciplines gradually. They practice asanas, they practice pranayams, they follow diet, and after all, as a result of all of this, they deal with their diseases also, such like cardiac diseases or diabetes or heart disease or any of the things. They deal with it, and everything is just in a pace way. So I believe that they are complementary to each other and enhances the effect of medicines also. Niyati, thank you so much. And yes, we see nowadays that when we go to doctors, allopathic doctor also recommend and suggest कि भी आप प्राणायाम करो, आप meditation करो, आप योग करो, or almost I can bet on it, almost all doctors are practicing yoga. So yeah, both go along very well. And if you are practice a good practitioner with yoga, then maybe you will not need allopathy in your life. Thank you very much. यहीं पे हम हमारा discussion आज ख़त्म करते हैं. Thank you for this beautiful panel discussion over here. Indian Yoga Association Gujarat Chapter Committee members are here, and we all are very proud to be here on one platform right now for 8th International Yoga Day celebration, and we all invite you to be member and to be part of us. And it is very easy. You can contact us or you can go on our website to become member. We end this session with prayer.